अच्छा, हमने चैप्टर 4 स्टार्ट किया था। मैं साथ साथ एक दफ़ा बुक से भी गो थ्रू कर देती हूँ ताकि कोई भी चीज़ स्किप ना हो। चैप्टर 4 वाज अबाउट असेसमेंट, और इसमें सबसे पहले जो आपके यहाँ पर बॉक्स बना हुआ है, इसमें बस ये चीज़ आपको बताई गई है कि मेडिकली जो डायग्नोसिस बनता है या जो फिजिशियन बनाता है, ठीक है, वो सिर्फ ये अपने पेशेंट को बताता है कि अब आपने फ़िज़िकल थेरेपी लेनी है या नहीं लेनी। अब आगे फ़िज़िकल थेरेपिस्ट की जॉब स्टार्ट होती है कि उसने अपनी एग्जामिनेशन और असेसमेंट करनी और फाइंड आउट करना है कि अब फिजियोथेरेपी में इलेक्ट्रोथेरेपी पेशेंट को देनी है, मैनुअल थेरेपी देनी है, कॉम्बिनेशन में टेक्निक्स अप्लाई करनी है, कौन सी टेक्निक अप्लाई करनी है, मोबिलाइजेशन होगी, सिंपल स्ट्रेचिंग, स्ट्रेंथनिंग, ठीक है, जितनी भी हमारे पास रेंज बनती है ना, उसमें से क्या स्पेसिफिक ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल बनना है, वो आपका काम है। वो आप कैसे सब चीज़ें आइडेंटिफाई करते हो, थ्रू असेसमेंट उसको आप बनाते हो, ठीक है। यहाँ पर ये जो फिगर आपको दी हुई है, इसको अभी स्किप कर दो, ये मैं एंड में समझाऊंगी, आसान है, ठीक है। फिर इस पैराग्राफ में आपको बताया कि जब आप असेसमेंट करते हो तो आप पैसिव मूवमेंट्स करवा के करे होते हो, और हर जॉइंट की सेपरेटली पैसिव मूवमेंट करवानी है। वहाँ पर चेक करना है कि कौन सी मूवमेंट रिस्ट्रिक्टेड है, कहाँ पर पेन हो रहा है, पेन की क्वांटिटी कैसी है, क्वालिटी कैसी है, फिर वहाँ पर और एंड फील्स वगैरह कैसी आती है, मसल स्पैज्म तो नहीं है, ये सब चीज़ें कोई ज़रूरत नहीं है इसको पढ़ने की। उसके बाद लिसन एंड बिलीव का कॉन्सेप्ट आ जाता है। अब चैप्टर 3 में कम्युनिकेशन में जहाँ पर डिस्कस किया था कि पेशेंट को आपने अटेंटिवली और बिलीविंगली देखना होता है, ठीक है, सुनना होता है, इससे बातचीत करनी होती है। वो जो कम्युनिकेशन, वर्बल कम्युनिकेशन, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का पार्ट था, ठीक है, उसी को रिपीट किया हुआ। चैप्टर 1 का जो कॉन्सेप्ट था हमारे पास, बॉडीज़ टू इनहेरेंट कैपेसिटीज़, ठीक है, ये वाला, इसको रिपीट किया हुआ है कि बॉडी के पास कैपेसिटी होती है अडेप्ट कर सके, और दूसरी कैपेसिटी होती है कि वो इन्फॉर्म कर सके। तो पेशेंट की क्योंकि बॉडी में मसला होता है तो उससे ज़्यादा बेहतर पता चल रहा होता है कि मुझे किधर मसला है, कहाँ पर मुझे दर्द हो रहा है और किस किस्म का दर्द है। तो आपने उसको इम्पोर्टेंस देते हुए उसकी बातों को एक्टिवली सुनना होता है। ये सारा वो रिपीट किया हुआ है। यहाँ पर एग्जाम्पल दी हुई है उसकी, देन अगेन दोबारा एग्जाम्पल आ जाती है। तो इस सब का क्रक्स यही था कि आपने पेशेंट को अटेंटिवली सुनना है, बिकॉज बॉडी के पास 2 कैपेसिटीज़ होती हैं, टू अडेप्ट एंड टू इन्फॉर्म, और इसकी वजह से पेशेंट जो होता है अपनी मसले के बारे में आपको बेहतर बता सकता है। समटाइम्स पेशेंट कॉपरेट नहीं कर रहा होता है, तो ये 5 पॉइंट्स लिखे हुए हैं जिनके थ्रू आप पेशेंट को काउंसिल करते हो और उसे क्लियरली बताते हो कि आपकी इन्फॉर्मेशन कॉन्फिडेंशियल रखी जाएगी। उसके बाद आप बताते हो कि आप जो इन्फॉर्मेशन मुझे दोगे मैं उसी पे बेस करते हुए फर्दर एग्जामिनेशन को कंटिन्यू करूँगा। तो ज़रूरी है कि आप मुझे क्लियरली सारी इन्फॉर्मेशन अबाउट सिम्टम्स, साइंस, अपनी डिसऑर्डर के बारे में, कब स्टार्ट हुआ था, कैसे हुआ था, वो सब क्लियरली बता दो। सेकेंडली, जब पेशेंट अपने सिम्टम्स को डिस्क्राइब करे तो आपने उसे बताना है कि दर्द ना होने में, थोड़ा दर्द होने में और इतना दर्द नहीं होता, ये 3 अलग अलग एक्सप्रेशंस हैं, ठीक है, और इन तीनों से बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा आपके फर्दर ट्रीटमेंट पे। तो अगर आपको दर्द नहीं होता तो तब भी आप मुझे बताएंगे, और इतना दर्द नहीं होता तो फिर भी आपने मुझे बताना है, ठीक है। थर्डली, आपने पेशेंट को इतना कंफर्टेबल इन्वायरमेंट प्रोवाइड करना होता है कि उसे ये फील ना हो कि अब मैं कंप्लेन कर रहा हूँ किसी चीज़ के बारे में। उसे कहना है कि आप जब मुझे अपने दर्द के बारे में या अपने सिम्टम्स के बारे में बताएंगे, या कोई भी डिसऑर्डर है उसके बारे में आप मुझे बता रहे हैं, तो आप मुझसे कंप्लेन नहीं कर रहे, आप मुझे इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं जो आपके फ़ायदे के लिए इस्तेमाल होगी। समटाइम्स ऐसा होता है कि पेशेंट को लगता है कि उसकी डिजीज़ का कोई एस्पेक्ट इतना इंपॉर्टेंट नहीं है फॉर एग्जामिनेशन, या डॉक्टर को अपने डायग्नोसिस में हेल्प नहीं करेगा। लाइक सपोज़ कि पेशेंट को ना लिखने में मसला होता है, तो और वो कहते हैं कि डॉक्टर को मेरे लिखने से क्या लेना देना, ठीक है, मुझसे लिखा नहीं जाता, लाइक मूवमेंट नहीं परफॉर्म होती, तो डॉक्टर का तो इससे कोई लिंक नहीं है, वो मुझे नहीं बताता, लेकिन वो एक बहुत मेजर इन्फॉर्मेशन का पीस था जो कि मिस हो गया वहाँ पर। तो इससे पहले बता देना है कि हर चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये मैं डिसाइड करूँगी कि क्या चीज़ अनइम्पॉर्टेंट है, आपने मुझे सारी डिटेल्स बतानी है। फिफ्थली, उसे खुद इम्पॉर्टेंट फील करवाना है कि येस, आप एक बहुत मेजर रोल प्ले कर रहे हैं अपने पूरे ट्रीटमेंट के, जो भी प्रोग्नोसिस चलता है, जो भी आगे प्लान्स बनते हैं, आप मेन पॉइंट है, ठीक है, आपके इर्द गिर्द ये सारी चीज़ें रिवॉल्व करेंगी। तो ये 5 पॉइंट्स यहाँ पर लिखे हुए हैं। उसके बाद इसमें बताया गया कि आपकी 2 तरह की असेसमेंट होती है। कौन सी असेसमेंट है, जो इनिशियल एग्जामिनेशन पे करते हो, और दूसरी थ्रू आउट द ट्रीटमेंट जो एनालिटिकल असेसमेंट होती है। फिर इनिशियल एग्जामिनेशन में आप चैप्टर आगे 6 में पढ़ोगे जो कि प्रॉपर इनिशियल एग्जामिनेशन का चैप्टर है। उसमें आप पढ़ोगे कि सब्जेक्टिव एग्जामिनेशन होती है और फिजिकल एग्जामिनेशन होती है। उसको यहाँ पर डिस्कस नहीं किया गया। यहाँ पर बेसिक उसके जो मेन कॉन्सेप्ट, कोर कॉन्सेप्ट है ना, जिसके बेस पर आप कर रहे हो तो एग्जामिनेशन, वो एक्सप्लेन किया गया है। वो था मेकिंग फीचर्स फिट, कि कैसे आपने पेशेंट की जो इन्फॉर्मेशन है उसे फिट करना होता है और एक प्रॉपर डायग्नोसिस बनाना होता है। फिर यहाँ पर एक एग्जांपल देके बताया हुआ है कि कभी कभार ऐसा होता है कि आपका जो फीचर्स है ना वो फिट नहीं हो रहे होते, कैसे कि हिस्ट्री उसकी बहुत माइनर होती है और मसला उसका बहुत मेजर होता है। तो कभी भी ऐसा नहीं होता कि इतने माइनर से हिस्ट्री के साथ एक मेजर इशू
कॉज हो जाए। हमेशा उसमें कोई ना कोई प्री डिपोजिंग फैक्टर्स होते हैं, कोई एसोसिएटेड इंजरीज़ होती हैं, कोई एसोसिएटेड प्रॉब्लम्स, कोई अंडरलाइंग पैथोलॉजी चल रही होती है जो आपको फाइंड आउट करके डॉक्यूमेंट करनी होती है और फिर उसको फीचर को फिट करना होता है अपने डायग्नोसिस के साथ। फिर इसमें बताया गया था कि जो फीचर्स फिट वाला कॉन्सेप्ट था उसमें हमें दो मसले पेश आते हैं। पहला मसला ये था कि जो इनिशियल डायग्नोसिस होता है वो कभी कभी आपका गलत हो सकता है। यहाँ पर एक एग्जांपल देकर आपको उसको समझाया हुआ है कि एक पेशेंट था विद C7, उसका कोई मसले चल रहे थे वहाँ पर उस एरिया में, तो ऑर्थोपेडिक ने उसको डिस्क प्रोलैप्स का डायग्नोसिस बना दिया। फिर वो फिजियोथेरेपिस्ट के पास आता है और उसे ट्रीटमेंट दिया जाता है। अब उसका क्या होता है कि 10 ट्रीटमेंट सेशंस लेने के बाद ही ना वो रिकवर कर जाता है, उसकी सब चीज़ें, पेन चली जाती है, रेंज ऑफ मोशन वापस आ जाती है, मतलब नॉर्मल हो गया। तो जब ये रिपोर्ट ऑर्थोपेडिक के पास दोबारा जाती है ना, तो वो एग्जामिन करता है उसको, तो उसे हैरानी होती है पहले, ठीक है, बिकॉज जब डिस्क प्रोलैप्स का केस होता है ना तो वो फुली रिकवर कभी भी नहीं करता, ठीक है, प्रोलैप्स हो चुका हुआ है, जब तक सर्जरी नहीं करवाओगे वो कैसे रिकवर होगा। लेकिन फिजियोथेरेपिस्ट ने बस मैनुअल थेरेपी अप्लाई की, वो पूरा रिकवर हो गया। तो ऑर्थोपेडिक उसे दोबारा री असेस करेगा और बताएगा कि, और फिर उसे पता चलता है कि उसका जो इनिशियल जो डायग्नोसिस था वो गलत था, और उसको सिर्फ जो पेशेंट था उसे मसला क्या था, सिर्फ उसे इन्फ्लेमेशन हुई थी जो कि मैनुअल थेरेपी करने की वजह से रिकवर हो गई। तो यहाँ पर जाके उसने फिर रिट्रोस्पेक्टिवली अपने जो डायग्नोसिस था उसको करेक्ट कर लिया। फिर सेकंड प्रॉब्लम इसमें आता था कि डॉक्टर्स कंसिडर कर रहे थे कि पेशेंट का सिर्फ एक डायग्नोसिस हो सकता है, बट ये केस नहीं था। कि समटाइम्स ऐसा होता है हमारे पास, अगर पेशेंट विद शोल्डर पेन आता है और हमने उसकी पैसिव मूवमेंट परफॉर्म करवाई और हमें पता चला कि सर्वाइकल स्पाइन की मूवमेंट से भी उसका पेन रेडिएट कर रहा था। अब हमने क्या किया, दोनों जॉइंट्स को चेक कर लिया, शोल्डर के जॉइंट को भी और सर्वाइकल के जॉइंट्स को भी, और दोनों से ही पेन अराइज हो रहा था। अब इस सिनेरियो में हम क्या करेंगे, पहले उसका ट्रीटमेंट देंगे सर्वाइकल स्पाइन का। ओके, आई होप ये दिखाई दे रहा हो। सबसे पहले हम उसे ट्रीटमेंट देंगे सर्वाइकल स्पाइन का, फिर हम उसे री एग्जामिन करेंगे। अगर तो उसके शोल्डर जॉइंट के सिम्टम्स जो थे वो अभी भी रिटेन करिए, यानी कि उसे शोल्डर जॉइंट की मूवमेंट से अभी भी पेन आ रहा है, तो फिर हम उसके शोल्डर जॉइंट को ट्रीट करेंगे। यहाँ पर एक लोअर लिप की एग्जांपल देके समझाने की कोशिश की गई है कि लेट सपोज एक पेशेंट आते हैं जिसका रेडिएटिंग लो बैक पेन है और वो फुल लेंथ ऑफ लेग तक जा रहे हैं, यानी कि नीचे उसकी टांग तक रेडिएट कर रहा है पेन। अब वो कहते हैं ये आप डायग्नोसिस बन सकता था कि ये L4 का रेफर्ड पेन है, लेकिन अगर पेशेंट के पास L4 का रेफर्ड पेन है ना, तो उस सिनेरियो में भी आपके पास 4 उसकी कॉजेज़ हो सकती हैं। अब वो 4 कॉजेज़ कौन सी हो सकती हैं, हो सकता है कि उसका पोस्टीरियर लॉन्गिट्यूडनल लिगामेंट इरिटेट हो जिसकी वजह से पूरा पेन रेडिएट किया, ड्यूरा मैटर इरिटेट हुआ हो, नर्व रूट का सिर्फ स्लीव रूट इरिटेट हो, या फिर पूरा नर्व रूट इरिटेट हो गया। तो देखें एक जो आपके पास डायग्नोसिस है उसके कितने डिफरेंशियल डायग्नोसिस बन सकते हैं। फिर आगे उसे डिफ्रेंशिएट किया हुआ है कि कब हम बताएंगे कि नर्व रूट का पेन है, कब नर्व रूट स्लीव का है, या वो कह सकते हैं दोनों का इकट्ठे पेन हो, मोर देन वन फैक्टर। इसी चीज़ को तो हम डिस्कस करेंगे। ज़रूरी नहीं है कि कोई एक ही फैक्टर कॉज हो पेन का, मोर देन वन फैक्टर कॉज हो सकता है पेन का। और इससे हमें पता चला कि डायग्नोसिस बनाना में कितनी ज़्यादा आपको हिंड्रेंसेस आ सकती हैं। और यहाँ पर अगेन जो चैप्टर 1 में हमने ब्रिक वॉल अप्रोच या 2 कंपार्टमेंटल थिंकिंग यूज़ की थी ना, वो आपके पास दोबारा से आ जाती है। उसमें यही था ना कि ज़रूरी नहीं है आपका डायग्नोसिस कंफर्म हो, बिल्कुल सही करेक्ट हो 100%, तो फिर ही आप ट्रीटमेंट स्टार्ट हो। सिनेरियोस में क्या हो रहा था, हमें एक बस पता था कि यहाँ से पेन है। जब आपको पेन का पूरा पैटर्न पता चल जाए ना, तो आप अपना ट्रीटमेंट स्टार्ट कर देते हो, और फिर ट्रीटमेंट भी चलता रहता है और आपका जो डायग्नोसिस मेकिंग प्रोसेस है वो भी चलता रहता है। और इसी चीज़ को हम कहते थे 2 कंपार्टमेंटल थिंकिंग या ब्रिक वॉल अप्रोच। टेबल 4.1 में आपको हिस्ट्री टेकिंग का एक ग्राफ बनाकर दिखाया हुआ है कि क्या क्या चीज़ें हम पूछ रहे होते हैं, कैसे से प्रोग्रेस करवाना होता है। अब इसे छोड़ दो, आप सपोज़ करो आपके पास एक पेशेंट आया है और वो आके कहते हैं कि मुझे बैक पेन है, ठीक है, उसे बहुत ज़्यादा बैक पेन है, आपको उसके फेशियल एक्सप्रेशन से पता चल रहा है। सबसे पहला क्वेश्चन आप क्या पूछते हो जब भी कोई आपको बताता है कि मुझे ये मसला था? आप पूछते हो कब से तुम्हें दर्द है, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन हो गया हाउ लॉन्ग हैव यू हैड, मतलब कि कितना अरसा हो गया, कब से आपको बैक पेन हो रहा है। फिर दूसरा सवाल क्या होगा, कैसे हुआ ये आपको, ठीक है, वजह क्या बनी थी, हाउ। अब जब आप पूछते हो ना कैसे हुआ, तो इसमें 2 आपके पास सिचुएशंस हो सकती हैं। या तो पेशेंट आपसे बोलेगा कि ये मुझे बहुत अरसे से पहले थोड़ा थोड़ा दर्द था और अब ज़्यादा हो गया, यानी कि ग्रेजुअल ऑनसेट था। दूसरी सिचुएशन हो सकती है, पेशेंट कहेगा मैंने बहुत भारी एक कपड़ों की बाल्टी उठाई थी और उस दिन से मुझे दर्द हो गया, यानी कि सडन ऑनसेट था। तो हमारे पास 2 ऑनसेट मिल गए, सडन हो सकते हैं या ग्रेजुअल हो सकते हैं। अब पहले हम ग्रेजुअल को स्टडी करते हैं।
अगर पेशेंट ने मुझसे कहा था कि मुझे बहुत अरसे से दर्द था, पहले थोड़ा होता था और अब ज़्यादा हो गया, तो मैं पूछूंगी आपने पहली दफ़ा कब नोटिस किया था, यानी पहली दफ़ा कब आपको महसूस हुआ कि ये दर्द बहुत ज़्यादा है। और उसमें मैं देखूंगी कि प्री डिपोजिंग एक्टिविटीज़ क्या थी, यानी कि वो कोई रिपीटिटिव ऐसी बेंडिंग वाली एक्टिविटी करता था, उसका पोस्चर ख़राब था, क्या था। हो सकता है उसे कोई माइनर सा ट्रॉमा हुआ हो जिसकी वजह से उसका पेन पहले हल्का हल्का था और अब ज़्यादा हो गया। हो सकता है कोई सर्जरी हुई हो उसकी बैक की और उस वक्त उसे पेन नहीं था सर्जरी के बाद, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता करके अब वो इंटेंसिटी में बढ़ गया है, उसका ग्राफ यूँ ऊपर चला गया है। ठीक है, तो ऐसे हो सकता है। ग्रेजुअल में ये दोनों सिचुएशंस आ सकती हैं। अब अगर हम सडन की बात करते हैं, यानी कि वो कहते हैं कि अच्छा मैं गिरा था, सीढ़ियों से गिरा था, मैंने बहुत भारी काम किया था और उसकी वजह से मुझे ये आ गया। अब दोनों गिरने में या भारी भारी काम करने में उसका एक इंसिडेंस हुआ, कोई वाकया हुआ। ठीक है, हो सकता है वो गिरा हो, नहीं गिरा हो, या फिर वो कहते हैं कि कुछ हुआ नहीं था, बस डॉक्टर साहब मैं बैठा हुआ था और एकदम से मुझे कमर में दर्द, शदीद दर्द स्टार्ट हो गया। अब इसमें क्या है, ना वो गिरा है, ना कोई एक्सीडेंट हुआ है, ना सर्जरी हुई है, बैठे बैठे दर्द हो गया, यानी कि कोई अंडरलाइंग पैथोलॉजी चल रही थी। या तो उसके मसल्स वीक थे, या तो इसमें कोई उसकी वो बीमारी थी, या उसकी बॉडी में बहुत ज़्यादा वीकनेस हुई हुई थी, या फिर वो रोज़मर्रा के कामों में कोई ऐसी हैवी एक्टिविटी करता था, उसका पोस्चर ख़राब रहता था। तो ये सारे फैक्टर्स कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। आई होप इन एग्जांपल्स आपको क्लियरली समझ आ रही हो। यहाँ तक जो ये सारी बातें थी ना, ये थी कि कब से हुआ आपको और कैसे हुआ। नेक्स्ट पॉइंट में फिर हम, जब हमें पता चल जाता है ना कैसे हुआ, फिर हम उससे रिलेट कर रहे होते हैं। अगर तो कहते हैं मेरा एक्सीडेंट हुआ था, तो मैं रिलेट करूँगी अच्छा एक्सीडेंट हुआ था, हो सकता है इसकी बैक में ये इंजरी आई हो, उसकी वजह से इसकी ये डिसेबिलिटी हो गई है, ये सिम्टम्स आने चाहिए थे। फिर यहाँ पर मैं कंपैरिजन स्टार्ट कर दूँगी, अपने फीचर्स को फिट करना स्टार्ट कर दूँगी इनटू द डायग्नोसिस। थर्ड में फिर मैं उसकी लोकल पेन हिस्ट्री वगैरह, रेफर्ड पेन वगैरह को चेक कर लूँगी, मूवमेंट्स करवा के, पैसिव मूवमेंट करवा के चेक किया जाएगा कि कब उसे पेन एग्रीवेट होता है। फोर्थ पॉइंट में उसकी प्रोग्रेशन चेक की जाती है कि जो इंसिडेंट हुआ था उससे लेकर अब तक उसके सिम्टम्स में बेहतरी कहीं आई है, कुछ काम करने से उसे बेहतर फील होता है, रेस्ट करने से उसे कैसा फील होता है, ये सब चीज़ें पूछी जाएंगी। फिर हमारे पास प्रीवियस हिस्ट्री का ब्लॉक आता है। प्रीवियस हिस्ट्री का मतलब है कि लेट्स सपोज अगर पेशेंट कहता है ना कि अभी मुझे पेन है और मैं उससे पूरी हिस्ट्री लेती हूँ, तो मुझे, और वो कहता है कि अच्छा मुझे 3 साल पहले भी ऐसा पेन हो गया था, यानी कि एक उसका प्रेजेंट में है मसला चल रहा और एक उसका पास्ट में भी मसला ऐसा चल चुका है। प्रेजेंट की हिस्ट्री मैंने ले ली, अब मैं उसकी पास्ट की हिस्ट्री लेना स्टार्ट करूँगी। पास्ट में भी मैं पूछूंगी अच्छा तब क्या हुआ था आपको, तब कितने अरसे में आपका ये दर्द रहा था, क्या ट्रीटमेंट आपने करवाया था, कितनी शिद्दत से होता था, क्या क्या काम करने से दर्द में आराम आता था, रिकवरी कैसे हुई थी, जल्दी हो गई थी, लेट हुई थी। ये सब चीज़ें मैं उसकी प्रीवियस हिस्ट्री में फिर पूछना स्टार्ट कर दूँगी। उसके अलावा मैं चेक करूँगी कि उससे मेडिकली और तो कोई इश्यूज़ नहीं है, यानी कि हो सकता है उसको आगे कोई किडनी का इशू चल रहा हो, इसका वो पेन जो हो, गैल ब्लैडर का इशू चल रहा हो, उसका पेन रेडिएट हो रहा हो, कोई आगे उसका फ्रैक्चर वगैरह तो नहीं हुआ हुआ स्पाइन का, इस तरह की मेडिकल हिस्ट्री भी ली जाएगी। ठीक है, तो ये सारे हमारे पास हिस्ट्री टेकिंग में पॉइंट्स आते हैं या स्किल्स आते हैं।